अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर एस्पिरेंट्स। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं अपनी एसबीआई 2025 क्लर्क एग्जाम के जो डेली वीडियो सीरीज है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्पोर्टिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस। सारे जितने भी टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर के उसके मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे। आज की इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद ऑल द डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन से बिगिनिंग करते हैं। So first question is, banks in India cannot open ATMs except obtaining approval from RBI. ऑब्वियस सी बात है ये कि कोई भी बैंक अपना एटीएम, इवन कुछ भी रेगुलेशंस की बात होती है, क्योंकि आपको पता है कि रेगुलेटरी बॉडी अगर बैंक्स की बात करें दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, तो उसकी परमिशंस के बिना ये करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब बैंक्स इन इंडिया कैन नॉट ओपन, देखो जब जब आपके सेंटेंस में आपको मेजरली ध्यान क्या रखना होता है, जब आप पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, जब ग्रामेटिकल एरर आपको सपोर्ट करनी हो तो काफी चीजें माइंड में होनी चाहिए हर एक टॉपिक जब आप पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कैन नॉट लिखा है तो मुझे इतना पता है कि ये एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब को मेन वर्ब के साथ फॉलो किया जाएगा और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, पहले मैं ये इंश्योर कर लूँ। तो कैन नॉट के बाद ओपन लिखा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद लिखा है एटीएम्स, बैंक्स इन इंडिया में कोई गलती नहीं है। एक्सेप्ट ऑब्टेनिंग, ऑब्टेन करने के अलावा अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, हम कहना चाहते हैं कि आरबीआई से अप्रूवल लेने के बिना ऐसा नहीं हो सकता। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अलावा। ठीक है, जब भी हम एक्सेप्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक्सक्लूड करने की किसी को, जैसे कि ऑल ऑफ अस वर एंजॉयिंग द फेस्टिवल एक्सेप्ट हिम, मतलब उसके अलावा सारे के सारे लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे। तो एक्सेप्ट यहाँ पे नहीं आना चाहिए, कंजंक्शन की मिस्टेक है ये। तो एक्सेप्ट की जगह पे सॉरी प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, यहाँ पे सही प्रेपोजिशन होनी चाहिए विदाउट, कि आरबीआई की परमिशन के बिना आप ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर में एक्सेप्ट प्रेपोजिशन की जगह पे आएगा विदाउट, तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। टुडे द सक्सेस ऑफ कंपनीज, अब यहां तक देखें तो बिल्कुल ठीक लिखा है, द सक्सेस ऑफ व्हाट, द सक्सेस ऑफ कंपनीज। अब मुझे पता है कि यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, आप हमेशा ध्यान दीजिए जब इस तरह से लिखा हो द सक्सेस ऑफ कंपनीज या फिर अ बॉक्स ऑफ कैंडीज, अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, तो प्रेपोजिशन से पहले वाला वर्ड जो आपका होता है दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आने चाहिए। ठीक है, तो सक्सेस अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके हिसाब से फॉलोइंग वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होनी चाहिए। ठीक है, तो सक्सेस डिपेंड्स, तो वर्ब सिंगुलर ठीक ठीक लगी है यहाँ पे, डिपेंड्स। डिपेंड्स के साथ ओन या अपोन आता है, वो भी ठीक लिखा है। तो टुडे द सक्सेस ऑफ कंपनीज डिपेंड्स ऑन व्हाट, द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, उनकी कामयाबी उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे डिपेंड करती है, और उसके साथ साथ एफिशिएंट मैनेजिंग स्टाफ पे। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें, कंजंक्शन का यूज किया गया एंड का, और आपको सबको पता होगा जब भी हम बात करते हैं कंजंक्शन की, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो इंग्लिश में मल्टीपल चीजों को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जैसे कि आप दो लेटर्स को कंबाइन करना चाहें, जैसे कि ए एंड बी, या फिर आप दो वर्ड्स को कंबाइन करना चाहें, जैसे कि अंकुश एंड राहुल, दो वर्ड्स कनेक्ट हो सकते हैं, इससे ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना चाहें तो दो सेंटेंसेस भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर आप दो क्लोजेस को ज्वाइन करना चाहें, दो क्लोजेस भी कनेक्ट हो सकते हैं कंजंक्शंस की हेल्प से। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर आप कंजंक्शन की हेल्प से कनेक्ट करते हो दो चीजों को तो वो सेम नेचर की होनी चाहिए। सेम नेचर इन द सेंस इंग्लिश में उनके पार्ट ऑफ स्पीच सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर दो वर्ड्स को आप कनेक्ट करते हैं तो। ठीक है, जैसे कि मैं ये नहीं कह सकता कि एक नाउन लगाने के बाद फिर एंड लगाऊं और बाद में एक वर्ब यूज कर लूं, या फिर एक एडजेक्टिव यूज कर लूं, या फिर एक एडवर्ब यूज कर लूं, तो दोनों सेम होने चाहिए। अगर लेफ्ट साइड में नाउन है तो कंजंक्शन के बाद में भी नाउन ही होना चाहिए। ठीक है, वही मिस्टेक यहां पे है। यहां लिखा है क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, क्वालिटी यहां पे क्या है, नाउन है, लेकिन एंड के बाद क्या लिखा है, एफिशिएंट मैनेजिंग स्टाफ। अब एफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, तो आपको दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच को सेम करना होगा। ठीक है, तो जो पहले लिखा है उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलोइंग वर्ड को करेक्ट करना होगा। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जिससे आपके सेंटेंस का मीनिंग भी ठीक रहे और ग्रामेटिकली भी सेंटेंस करेक्ट हो जाए। सो द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी किस चीज की, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजिंग स्टाफ। तो यहां पे अगर आप एफिशिएंट की जगह पे एफिशिएंसी यूज करेंगे तो क्वालिटी और एफिशिएंसी दोनों नाउन्स हो जाएंगे। तो क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ मैनेजिंग स्टाफ, अकॉर्डिंगली अगर आप देखेंगे तो एफिशिएंसी वर्ड लगाने से, साथ में ऑफ लगाने से आपका मीनिंग सेंटेंस का सेम रहेगा, बट वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा डी, जिसमें हमने एफिशिएंट वर्ड को चेंज करना है।
और यहां पे अगर देखें तो आंसर ऑप्शन सी था, एक्सेप्ट की जगह पे हमने क्या यूज किया था, विदाउट वर्ड को यूज किया था। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आए। अगला क्वेश्चन करते हैं, अशोक हैज मैनेज टू, तो अशोक ने क्या मैनेज किया है, मैनेज्ड टू अचीव, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू इन्फिनेटिव बिल्कुल ठीक यूज हुई है। अब बात क्योंकि अशोक की हुई है तो अशोक यहां पे क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, हिज सेल्स टारगेट्स। तो यहां तक सेंटेंस का मीनिंग क्या है, अशोक ने कैसे भी करके मैनेज कर लिया है अचीव करना अपने सेल्स के टारगेट्स को फॉर द क्वार्टर, क्वार्टर के लिए, वेरी इजिली, बहुत ही आसानी से, देन वी एक्सपेक्टेड। अब देखो ऑप्शन डी के अंदर लिखा है यहां पे देन वी एक्सपेक्टेड, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर देन वर्ड आया, देन वी एक्सपेक्टेड, दैट मींस यहां पे बात हो रही है कंपैरिजन की। ठीक है, या तो किसी पर्सन से आप कंपेयर कर रहे हो या फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ कंपेयर कर रहे हो कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा आसानी से उसने इस टारगेट को अचीव कर लिया। ठीक है, अब यहां पे अगर देखें तो वर्ड यूज किया गया है वेरी इजिली, राइट। अब इजिली यहां पे क्या है, डिग्री पॉजिटिव है एडवर्ब की, चाहे वो एडजेक्टिव्स हो चाहे एडवर्ब्स हो, अगर कंपैरिजन हुआ है तो दोनों के दोनों ही डिग्री कंपैरेटिव में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए एडजेक्टिव इजी है तो उसकी कंपैरेटिव क्या बनती है, इजियर, और डिग्री सुपरलेटिव क्या होती है, इजीएस्ट, राइट। ऐसे ही अगर यहां पे एडवर्ब गिवन है इजीली, तो इजीली का कंपैरेटिव क्या होगा, मोर इजीली, और सुपरलेटिव क्या होगी, मोस्ट इजीली। तो आपको इनको भी कन्वर्ट करना होता है साथ में। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि दैन है, कंपैरिजन हुआ है, तो इजीली का क्या बनेगा, मोर इजीली। अब अगर आपने इजीली से बनाया मोर इजीली तो यहां पे वेरी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वेरी जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ यूज होता है। ऐसा मैंने लास्ट क्लास में भी डिटेल में डिस्कस किया था इसी सीरीज की। अगर आप डे 1 को देखते हैं, डे 1 में इंग्लिश की क्लास में हमने वेरी मच का डिफरेंस किया था बहुत डिटेल के अंदर। और अगर मच की बात करते हैं तो मच यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। अब क्योंकि डिग्री कंपैरेटिव हो गई, डिग्री कंपैरेटिव होने का रीजन क्या था, ये प्रेपोजिशन दैन जो कंपैरिजन शो करती है। ठीक है, तो अगर इजीली से मोर इजीली हो गया तो वेरी का भी क्या हो जाएगा फिर, मच। तो आंसर बनेगा मच मोर इजीली देन वी एक्सपेक्टेड, बहुत ज्यादा आसानी से, किसके कंपैरेटिवली, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरेटिवली। ठीक है, तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन सी, और करेक्ट आंसर इसका ये होगा। देखो आपको थोड़ा फिशी लगता है तो आप एरर स्पॉट कर पाते हो कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ऑल्दो यू डोंट नो द एग्जैक्ट आंसर कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बट आपको डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण कई बार आपके पास क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सेंटेंस करेक्शन के आते हैं, जहां आपको ठीक फ्रेज लगा के या ठीक वर्ड्स लगा के सेंटेंस को करेक्ट भी करना होता है, रादर देन जस्ट वोटिंग द एरर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल में ही करवाऊंगा, क्या पता किस लॉजिक पे बेसिस पे आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है, ही डिड नॉट ग्रांट। अब उसने ग्रांट नहीं किया, डिड के साथ आनी चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिल्कुल करेक्ट लगी है। क्या ग्रांट नहीं किया, देयर रिक्वेस्ट, मतलब कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी होगी, उसकी रिक्वेस्ट को उस पर्सन ने ग्रांट नहीं किया। किस चीज की रिक्वेस्ट थी, फॉर अ लोन, यहां तक करेक्ट जा रहा है। ऑल्दो, हालांकि इससे क्या होता, इट वुड डिसप्लीज हिज बॉस, ऑल्दो इससे उसका बॉस जो है वो डिसप्लीज हो जाता, ना खुश हो जाता, मतलब फिर भी उसने नहीं किया। तो सेंटेंस कॉन्टेक्चुअल नहीं, ग्रामेटिकली करेक्ट है कि नहीं वो आपको चेक करना है, बात कैसी भी लिखी हुई इसमें। ठीक है, अब देखिए आपको ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी सेंटेंस में कहीं पे भी आप डिटेक्ट करते हो कि कोई मॉडल वर्ब यूज हुई है तो उसको सेंटेंस के टेंस के साथ अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिड यहाँ पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, दैट मींस हम पास्ट का टेंस यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मॉडल वर्ब विल है तो उसका पास्ट क्या होता है, वुड होता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें तो करेक्ट लिखी है यहाँ पे। अब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी करेक्ट लिखा है। अब यहाँ पे कंजंक्शन ऑल्दो करेक्ट है कि नहीं, ये भी करेक्ट है, क्योंकि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ऑल्दो इट वुड डिसप्लीज हिज बॉस, हालांकि उसका बॉस इससे डिसप्लीज, ना खुश हो जाता, स्टिल उसने क्या किया, ही डिड नॉट ग्रांट देयर रिक्वेस्ट फॉर अ लोन, फिर भी उसने उनकी ग्रांट जो है, उनकी जो रिक्वेस्ट है लोन के लिए उसको ग्रांट नहीं किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। इट मींस देयर इज नो मिस्टेक इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, नो एरर का ये क्वेश्चन है। ओके, ध्यान रखिए लास्ट ऑप्शन आपको नो एरर का मिलता है, हमेशा एरर स्पॉट करने में मत लगे रहिए, ना चाहते हुए भी आप एरर स्पॉट कर देते हैं कई बार, तो अपने ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए सो दैट आप क्वेश्चंस को 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सके। ओके, नेक्स्ट इज एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट ऑयल कंपनीज जो है आर मेकिंग अ लॉस ऑफ, ठीक है, तो ऑयल कंपनी सब्जेक्ट हुई,
आर उसके हिसाब से ठीक है, आर के बाद आईएनजी फॉर्म भी ठीक है, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ। तो ऑयल कंपनीज आर मेकिंग अ लॉस ऑफ, ये भी ठीक है, अ लॉस ऑफ ₹5, 5 रुपए का लॉस खा रही हैं, 5 रुपए का घाटा झेल रही हैं ऑन ऑल लीटर ऑफ पेट्रोल दैट दे सेल भी ठीक है, दे के साथ प्लूरल वर्ब लगी है, ठीक है। तो कहना चाह रहा है कि कंपनीज 5 रुपए प्रति लीटर के पीछे का लॉस जो है वो झेल रही हैं, ठीक है। अब यहां पे वर्ड यूज हो गया ऑल लीटर्स मतलब सारे हो गए, ये कहना चाह रहे हर 1 लीटर के ऊपर 5 रुपए का घाटा हो रहा है उनको, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड ऑल गलत है, आपको क्या यूज करना पड़ेगा, या तो कहना पड़ेगा लॉस ऑफ ₹5 ऑन ईच लीटर ऑफ पेट्रोल या फिर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। आपको यहाँ पे डिटर्मिनर्स यूज करने हैं जो कि सिंगुलर इन नेचर हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो। तो ईच लीटर या फिर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल, हर 1 लीटर के ऊपर 5 रुपए का लॉस वो बियर कर रहे हैं, कौन है, जो एट प्रेजेंट ऑयल कंपनीज जो है, ठीक है। तो गलती आएगी पार्ट सी के अंदर, ऑल वर्ड यहाँ पे गलत होगा, ईच या एवरी में से कोई भी वर्ड आप लगा सकते हैं, दैट वुड मेक योर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, तो ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली डिटर्मिनर्स में से आया। डिटर्मिनर्स किसके अंदर आते हैं, डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं, तो क्वेश्चन पर्टिकुलरली एडजेक्टिव टॉपिक में से था। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, ये भी क्वेश्चन कहां से है, एडजेक्टिव में से है। ही इज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हैड मेड हिम, उसने उसको कैसा बना दिया था, वेरी अनपॉपुलर अमंग किसके, ऑल दी एम्प्लॉयज। तो हम जब अमंग की बात करते हैं या बिटवीन की बात करते हैं तो बिटवीन यूज होता है 2 के लिए, अमंग यूज होता है 2 से ज्यादा के लिए, राइट। तो यहां पे बात हुई है ऑल एम्प्लॉयज की, दैट मीन्स अमंग बिल्कुल ठीक है, वेरी अनपॉपुलर भी ठीक है, कंपैरिजन तो हुआ नहीं किस तरह का, तो अनपॉपुलर एक एडजेक्टिव हो गया डिग्री पॉजिटिव का, उसके आगे वेरी ठीक है। हैड मेड हिम, उसको ऐसा बना दिया था। तो यहां पे बात करें अगर ही इज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन की, तो यहां पे डिसिप्लिन क्या है, नाउन। तो नाउन को कौन डिफाइन करता है जी, एडजेक्टिव डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहां पे लेकिन जो वर्ड एलवाई लगा दिया स्ट्रिक्ट के साथ, वो तो एडवर्ब बन गई। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं यहां पे, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, क्योंकि कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी पर्सन की बात करें, ही इज स्ट्रिक्ट, ठीक है, या फिर उसके जो रूल्स हैं वो रूल्स बड़े ही क्लासरूम के क्या हैं, स्ट्रिक्ट हैं। तो जब भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने की बात हो, उसकी क्वालिटी बतानी हो, डिसेबिलिटी बतानी हो, इन शॉर्ट कहें तो कैरेक्टरिस्टिक या फीचर बताना, ठीक है, कि वो कैसा है, तो वो हमेशा एडजेक्टिव्स के थ्रू बताया जाता है, और एडजेक्टिव स्ट्रिक्ट होता है ना कि स्ट्रिक्टली। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इनकरेक्ट होगा, आंसर आएगा ही इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, क्योंकि वो स्ट्रिक्ट था इसलिए उसको लोगों के बीच उसने अनपॉपुलर बना दिया उसकी उसी आदत ने, ठीक है। तो कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना भी गलत हो जाता है, राइट, खास करके आजकल के युवाओं के साथ। नाउ व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड, जब डॉक्टर्स को पता लगा, अब फाउंड से आपको पता होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में टेंस है जी पास्ट का, तो आगे चीजों को अकॉर्डिंगली अलाइन करेंगे हम। तो व्हेन द डॉक्टर्स फाउंड दैट द प्लेयर हैज टेकन, अब यहां पे हैज टेकन कौन सा टेंस हो गया जी, प्रेजेंट का परफेक्ट। तो प्लेयर हैज टेकन प्रोहिबिटेड मेडिसिन, जो मेडिसिन के लिए उसको मना किया गया था, तो ही रिपोर्टेड, उसने रिपोर्ट किया इसी मैटर को टू द टीम मैनेजर। तो रिपोर्ट किसको किया, टू प्रेपोजिशन बिल्कुल ठीक लगी है, टू द टीम मैनेजर। अब यहां पे गलती क्या है, देखिए रिपोर्टेड भी यहां पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, टेंस कौन सा है जी, पास्ट का, और पास्ट का कौन सा है, इंडेफिनिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फाउंड से भी पता लगता है कि बात पास्ट की हो रही है, लेकिन बीच में हैज टेकन आ गया, ये तो प्रेजेंट का टेंस आ गया, ठीक है। हम टेंसेस में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, टेंस का पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि जब भी हम किसी भी पास्ट एक्शन या अपने किसी भी पास्ट इवेंट की बात करते हैं, तो वहां पे पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हमें यूज करना होता है, जिसमें आती है जी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हैं पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन की, कि पास्ट में कोई काम हुआ था लेकिन उससे भी पहले कोई काम ऑलरेडी और हो चुका था, पास्ट ऑफ पास्ट, तो यहां आपको टेंस यूज करना होता है पास्ट का परफेक्ट, जिसका रूल क्या होता है जी, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी होती है, ठीक है। अब इतना क्लियर है कि यहां पे मिस्टेक है, गलती क्या है, पार्ट बी के अंदर है, बट आपको करेक्ट आंसर भी पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर यहां पे पास्ट में टुक होगा या फिर हैड टेकन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैड टेकन, क्योंकि डॉक्टर्स को पता लगना, ठीक है, कि उसने प्रोहिबिटेड मेडिसिन ले ली है, तो डॉक्टर्स को पता बाद में लगा, ये आपके पास्ट का सेकेंड एक्शन था, लेकिन उससे पहले कुछ हो चुका था, मेडिसिन ली जा चुकी थी, ये पास्ट का फर्स्ट एक्शन है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन है। इसलिए यहां पे टेंस प्रेफरेबल क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, हैड टेकन नॉट हैज टेकन। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट।
टेंसेस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिसलेनियस या तो मॉडल वर्ब्स के थ्रू क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं या फिर टेंसेस के अंदर से ही कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब अगला अगर हम सेंटेंस करें, व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉइज वाज फाउंड टू बी, ठीक है। तो टेंस की मिस्टेक यहां नहीं लग रही है, क्वेश्चन को बात ध्यान से पढ़ें। व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉइज, तो जो तुमने कहा था एम्प्लॉइज के बारे में, वाज फाउंड, वही बात आ गई कि पता बाद में लगा, ये सेकेंड एक्शन था, लेकिन कहा उसने पहले था, ये फर्स्ट एक्शन था। दैट मीन्स ये पास्ट ऑफ पास्ट एक्शन हुआ और ये हुआ पास्ट का एक्शन। तो पास्ट के एक्शन में वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट ऑफ पास्ट में पास्ट का परफेक्ट हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेंसेस ठीक है। तो व्हाट यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉइज, जो तुमने कहा था एम्प्लॉइज के बारे में, वो बिल्कुल ठीक निकला, बट इट कुड नॉट बी प्रूव्ड, लेकिन इसको प्रूव नहीं किया जा सका। कुड भी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में, मतलब कैन का पास्ट यहाँ पे यूज किया गया है, जो कि अलाइन हो रहा है बिल्कुल टेंसेस के साथ। और कुड नॉट बी, कुड के साथ मॉडल वर्ब के साथ बी लगा है, दैट मींस ये पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, प्रूव्ड, वो भी ठीक है। तो गलती है कहां पे? गलती है जी यहां पे जो लिखा गया वाज फाउंड टू बी करेक्ट, ठीक है। तो कभी भी आप बात करते हैं कि कोई भी चीज को कैसा पाया गया, राइट। जैसे मैं कहूं आई फाउंड इट राइट, या फिर आई फाउंड इट रॉन्ग, आई फाउंड इट नाइस, आई फाउंड इट अमेजिंग। कि मान लीजिए आपने मुझे कोई भी बात कही या आपने मुझे कोई भी गिफ्ट किया, ठीक है, या कोई भी ओपिनियन दिया, मैं कहता हूं मुझे ये ठीक लगा, मुझे गलत लगा, या मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा, तो मेरा सेंटेंस ये होगा आई फाउंड इट राइट, आई फाउंड इट रॉन्ग, आई फाउंड इट नाइस, या आई फाउंड इट अमेजिंग। बीच में टू बी को यूज आपको नहीं करना होता, पैसिव वॉइस की कोई जरूरत यहां पे नहीं होती बीच में टू बी के एक्सप्रेशन को यूज करना। तो एम्प्लॉइज वॉज फाउंड करेक्ट, टू बी करेक्ट यहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो वट एवर यू हैड सेड अबाउट द एम्प्लॉइज वॉज फाउंड करेक्ट, उसको ठीक पाया गया, राइट। तो बीच में टू बी इज नॉट रिक्वायर्ड ग्रामेटिकली, जिस तरह से मैंने ये सेंटेंस बनाए, ठीक है। जैसे कि दिस वॉज नॉट फाउंड अप्रोप्रिएट, मतलब इस चीज को अप्रोप्रिएट नहीं माना गया, ठीक है। तो अगेन फाउंड के बाद अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा, ना कि टू बी अप्रोप्रिएट आएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिए, इस पे भी क्वेश्चंस डिराइव होते हैं काफी। तो 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो किन टॉपिक्स में से आए और क्या नया लॉजिक या क्या डिफरेंट चीज हम वहां भी सीख सकते हैं। सो आर इक्विपमेंट गेट्स, इतना क्लियर है जी। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? इक्विपमेंट, जो कि सिंगुलर है, उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर लगी है, एस और एस वाली, गेट्स। उसके बाद लिखा गया डैमेज, वेरी ऑफन हमारा जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो जाता है अक्सर ही इन समर, गर्मियों में, बिकॉज देयर आर फ्रीक्वेंट पावर कट्स। अब क्योंकि फ्रीक्वेंट पावर कट्स यहां पे सब्जेक्ट की बात हुई, इसलिए उनके हिसाब से वर्ब प्लूरल यहां पे आर बिल्कुल ठीक लगी है, राइट। गलती क्या है? देखिए, जब भी आप गेट यूज करते हैं, या गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट यूज करें, या थर्ड फॉर्म गॉट यूज करें, या उसकी आईएनजी फॉर्म गेटिंग यूज करें, या उसकी फिफ्थ फॉर्म एस और एस वाले गेट्स यूज करें, अगर आपको दिखता है कि इस वर्ड के जस्ट बाद एक वर्ब को यूज किया गया है, ठीक है, जैसे कि यहां पे गेट के जस्ट बाद डैमेज वर्ब को यूज किया गया है, तो ये वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ये आपको एंश्योर करना है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि वो जल्दी थक गया था, ही गॉट एग्जॉस्टेड, या फिर टायर्ड अर्ली, ठीक है। तो अब देखिए, गेट के बाद जब मैंने टायर वर्ब को यूज किया, टायर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड होती है टायर और थर्ड होती है टायर्ड, तो हमने टायर्ड यूज किया। हमेशा आप टायर्ड ही यूज करते हैं। सपोज आप कहते हैं कि मैं थक रहा हूं, आई एम गेटिंग टायर्ड, ठीक है। मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, तो उसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करते हैं। ये मैं आपको इसलिए इन शॉर्ट समझा रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि पूरा टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर रहे फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब्स का, जिसके अंदर हम पार्टिसिपल्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। इवेंचुअली ये होता क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल ही होता है जब इसको आप लिखते हैं डैमेज्ड। अभी तक के लिए आप प्लीज ध्यान रखिए, अगर आपको डिटेल में टॉपिक नहीं पता, डिटेल में नॉलेज नहीं है, तो इतना याद रख लीजिए, एरर स्पॉट हो जाएंगी कि अगर गेट के साथ वर्ब यूज की गई है, अगर मैं गेट कह रहा हूं मतलब गेट की कोई भी फॉर्म लगी हो फिर, तो ये वर्ब एंश्योर कर लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए जी, ठीक है। तो आर इक्विपमेंट गेट्स डैमेज्ड, ठीक है, हमारा इक्विपमेंट डैमेज हो जाता है, क्लियर। तो गेट के साथ अगर वर्ब हो तो, अगर नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं कह दूं I will get you
गेट यू सम वर्क, इसका मतलब मैं तुम्हें कुछ काम लाके दूंगा, ठीक है। तो गेट यू सम वर्क वर्ब ही नहीं है गेट के बाद, तो फिर मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूं मैं इस काम को खुद करवा लूंगा, आई विल गेट इट डन माई सेल्फ। तो यहां पे अगर आप गेट के साथ वर्ब लगा रहे हैं बाद में, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। और इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि मैं काम करवा लूंगा किसी से, ठीक है। आप गेट भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते थे आई विल हैव इट डन, आई विल हैव इट डन। तो हैव के साथ भी इस तरह से वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है जब आप कहते हैं कि मैं काम किसी से करवाता हूं, या मैंने काम किसी से करवाया था, या मैं काम किसी से करवा लूंगा। तो हैव या गेट को यूज कीजिए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी होगी, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आई होप अब तक आपको काफी फ्रूटफुल कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। अगर लगता है कि इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है और इन सेंटेंसेस के थ्रू आप सारे ग्रामर को रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगली क्लास में फिर से मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो आप ये वीडियो अगर समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट है अंडर द टर्म्स ऑफ द न्यू डील। नई डील की टर्म्स के अंडर क्या हुआ, द चैनल कैन ब्रॉडकास्ट, चैनल ब्रॉडकास्ट कर सकता है। कैन के साथ मॉडल वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ब्रॉडकास्ट क्या कर सकता है, द नेक्स्ट क्रिकेट टूर्नामेंट टू बी प्लेड, जिसको खेला जाएगा, ठीक है। अब देखो ना, टूर्नामेंट यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट बना, तो टूर्नामेंट क्या है, एक पैसिव सब्जेक्ट है। टूर्नामेंट तो खुद कुछ करेगा नहीं, टूर्नामेंट के ऊपर एक्शन किया जा सकता है। दैट मीन्स वॉइस हमें जो यहाँ पे चाहिए, वॉइस पैसिव ही चाहिए। और क्योंकि पैसिव वॉइस चाहिए तभी हमने टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया। तो नई डील की टर्म्स के अंदर यह कहा गया कि चैनल ब्रॉडकास्ट कर सकता है अगले क्रिकेट टूर्नामेंट को जो खेला जाएगा अमंग इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देखिए पीछे भी हम बात कर रहे थे कि अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू, प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, दो से ज्यादा की बात हो तो अमंग यूज होता है। लेकिन यहाँ पे तो इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की बात हुई, इसलिए अमंग की जगह पे करेक्ट प्रेपोजिशन क्या होगा यहाँ पे, बिटवीन। तो दैट विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए। अगली वीडियो का वेट कीजिए, ठीक है। सीरीज के अकॉर्डिंगली, जैसे कि आप सीरीज में देख रहे हैं कि एक दिन आपको क्वांट का वीडियो मिलता है, तो एक दिन आपको रीजनिंग का वीडियो मिलता है इसी चैनल के ऊपर, और एक दिन इंग्लिश, ठीक है। जैसे आज आप लोग इंग्लिश स्टडी करते हैं तो उसके बाद क्वांट या रीजनिंग का एक वीडियो होगा, और उसके जस्ट बाद फिर से आपको इंग्लिश का एक वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें 10 क्वेश्चंस और हम स्पोर्टिंग एरर्स का डिस्कस करेंगे, जिनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अगर आपने सारी ग्रामर पहले की हुई है तो आपकी सारी ग्रामर एंड क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इस वीडियो को देखते रहिए, इन सीरीज को देखते रहिए जो भी एसपीआई क्लर्क 2025 के लिए चल रही है, और जितना बेनिफिट उठा सकें इस सीरीज से आप उठाएं और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।